हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिवांतु स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू कुमार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पंचायती राज व्यवस्था के समितियों के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था को अस्तित्व में लाने के लिए जो हमारे संविधान में बदलाव किए गए, संशोधन किए गए, उसके बारे में। तो इससे संबंधित 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हमारे संविधान में पेश किया गया था, 1992 ईस्वी में। और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में इस व्यवस्था को पारित कर लागू कर दिया गया था हमारे संसद द्वारा। दोस्तों, अगर बात करें इससे आगे की, तो यह जो संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन, इससे पंचायती राज व्यवस्था में जो बदलाव आए, और पहली बात तो पंचायती राज व्यवस्था को इस संशोधन के द्वारा संवैधानिक मान्यता मिल गई है, अर्थात संवैधानिक दर्जा मिल गया इसे पंचायती राज व्यवस्था को। तो हम लोग पहले इसी पर बात करते हैं। देखिए, इस व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली इसी संशोधन के द्वारा। क्योंकि संवैधानिक मान्यता इसे कैसे मिल गई, तो इस व्यवस्था का उल्लेख जो है आप देख सकते हैं कि भाग 9 में किया गया हमारे संविधान में। और भी देखें तो अनुसूची की बात करें तो अनुसूची में की बात करते हैं तो अनुसूची 11 में इसका उल्लेख किया गया। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 243 क से लेकर के 243(9) तक कुल 16 अनुच्छेदों को यहाँ पर जोड़ा गया था। 28 कार्य क्षेत्र दिए गए थे। तो इस तरह इसे संवैधानिक मान्यता मिल गया, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया जब यह पारित हुआ। तो दोस्तों, अगर बात की जाए आगे की, तो त्रिस्तरीय पंचायत को मान्यता मिली थी या मंजूरी मिली। त्रिस्तरीय व्यवस्था को मंजूरी मिली। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत बलवंत राय मेहता द्वारा 1959 में की गई थी, अर्थात 1959 ईस्वी में किया गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति को लागू किया जाए। तो त्रिस्तरीय पंचायत समिति था क्या, इसे मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देखें, आप देखेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक व्यवस्था और की गई, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य के लिए 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू करने की मंजूरी मिली थी। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य को 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू करने की मंजूरी मिली थी। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 1977 ईस्वी में अशोक मेहता द्वारा 2 स्तरीय पंचायत की वकालत की गई थी। इसमें अशोक मेहता समिति ने ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ग्राम स्तर पर कहा गया था यहाँ पर मंडल, अर्थात ये जो स्तर थी इसे मंडल कहा गया, और जिला स्तर पर इसे परिषद ही कहा गया था, इसे परिषद ही कहा गया। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि जो 2 स्तरीय पंचायत समिति की वकालत की गई थी अशोक मेहता समिति द्वारा, उसने ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर व्यवस्था की बात की थी। लेकिन जिसमें ग्राम स्तर पर उसने मंडल कहा था और जिला स्तर पर परिषद कहा था। लेकिन यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत में देखिए, यहाँ पर पंचायत था और वहाँ पर जो पद थे वो पंचायत समिति के पद थे, उसे इसने हटा दिया था इस व्यवस्था में। तो यही अंतर है उसमें। अगर बात की जाए आगे की, तो हम लोग देखेंगे आरक्षण भी दिया गया है इसमें। देखिए, आरक्षण की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित कुछ बातें कही गई है। यहाँ पर ध्यान देंगे, आरक्षण की बात की जाए तो महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। यहाँ पर ये महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण मिला हुआ है। सीटों पर आरक्षण दिया गया है 1/3, अगर इसे थोड़ा बड़ा लिख दें, 1/3 सीटों पर आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। लेकिन यह जो आरक्षण है कम से कम यह जो सेंट्रल से इसे मिला हुआ है
और यह निर्भर करता है राज्य सरकार पर कि इसे बढ़ा सकती है, लेकिन ये 1/3 अर्थात 33% से कम नहीं कर सकती है। लगभग 33% पहुँचता है, यहाँ इससे कम नहीं हो सकता है। आप यह ध्यान रखेंगे। देखिए, बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो 1/3 को बढ़ा करके बिहारी गवर्नमेंट ने महिलाओं को इस व्यवस्था में आरक्षण 1/2 कर दिया है। 1/2 सीटों पर आरक्षण दे दिया गया है बिहार में, और ये लगभग 50% आरक्षण मिल गया है महिलाओं को। तो आप इससे पता क्या चलता है कि यह जो आरक्षण है यह सेंट्रल का आरक्षण है, केंद्र देती है जो 1/3 है, जो कि भारत के हर राज्य को देना है इस व्यवस्था में आरक्षण महिलाओं को। और यहाँ पर बात की जाए 1/2 सीटों पर आरक्षण दिया गया है, तो इसे बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता है इससे। तो आगे देखा जाए, आगे की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आरक्षण एससी को भी दिया गया और एसटी के संबंध में भी दिया गया। एससी और एसटी को शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको भी आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर आरक्षण जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलता है, यह मिलता है इनके जनसंख्या के अनुपात पर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इनके जनसंख्या के अनुपात पर दिया गया है। एसटी और एससी को पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण मिले हैं इनके जनसंख्या के अनुपात पर मिले हैं, अर्थात इनकी जनसंख्या की जो अनुपात होगी उसी अनुपात में इन्हें आरक्षण भी मिलेगा। तो यह बात कही गई है इसमें। अगर हम लोग बात करें इससे आगे की तो देखेंगे, पहले इसे हम मिटाते हैं। पंचायत चुनाव की हम बात करें तो पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय या कौन लेता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय जो है राज्य सरकार लेती है। या आप ध्यान रखेंगे राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। बात की जाए पंचायत चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायत चुनाव जो करवाने का कार्य करता है वह करता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव करवाया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। द्वारा होता है भी लिख सकते हैं हम लोग, बेटर रहेगा। आयोग द्वारा होता है। देखिए, पंचायत चुनाव का निर्णय कि पंचायत चुनाव कब होगी, यह कार्य जो है राज्य सरकार द्वारा होता है, और चुनाव करवाने का काम को अगर देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आगे की बात करें तो प्रत्येक 5 साल पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, यह वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है कि वित्त आयोग ही तय करता है कि पंचायतों को कितने राशि दिए जाएंगे, अर्थात राशि या अनुदान दिए जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वित्त आयोग ही तय करती है कि इस व्यवस्था को कितना धन अनुदान दिया जाएगा। या आप यह भी कह सकते हैं कि वित्त आयोग विचार विमर्श करने के लिए बनाया जाता है कि इस व्यवस्था को, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को अनुदान या धन है वह कितना दिया जाएगा, यह वित्त आयोग ही तय करता है। वित्त आयोग तो अपना रिपोर्ट बना देगा कि 5 लाख दे देना है, 10 लाख दे देना है, 10 करोड़ दे देना है, लेकिन यह पैसे आते कहाँ से है या अनुदान जो भी दिए जाते हैं ये कहाँ से दिए जाते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इस व्यवस्था को अर्थात स्थानीय स्वशासन को धन या अनुदान राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से दिया जाता है। यह व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में कि पंचायती राज व्यवस्था को जो भी धन मिलेगा या अनुदान मिलेगा वह कहाँ से मिलेगा, राज्य की संचित निधि से मिलेगा। संचित निधि क्या है, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो इस पर एक वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग निधि के बारे में ही स्पेशल वीडियो होगा, तो उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बात करें, जब ये सब व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया हमारे संविधान में, तो देखने को मिलता है क्या कि
मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य भारत का जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया वह है मध्य प्रदेश। कार्यकाल की अगर हम बात करें इस व्यवस्था की कार्यकाल क्या होगी, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, अर्थात मुखिया जी, सरपंच जी, वार्ड जी और देखें तो जिला परिषद समिति, इन सभी का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। यदि विघटन हो जाता है, यहाँ लिखेंगे यदि विघटन किसी कारणवश विघटन हो जाता है तो तो क्या होता है कि विघटन होने की स्थिति में 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव होंगे, करवा लिए जाएंगे 6 महीने के अंदर, जिस पद पर भाई विघटन हुआ है उस पद के लिए। तो आगे बात करें तो हम लोगों को देखने को मिलता है पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में योग्यता क्या होती है, उम्र क्या होना चाहिए। तो इसकी अगर बात की जाए योग्यता की, अगर आयु की बात की जाए इस चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर आप 21 वर्ष के हैं तो आप पंचायती राज व्यवस्था का कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, या जिला परिषद का हो या वार्ड का हो, मुखिया का हो, सरपंच का हो, आप जो भी हो उसे लड़ सकते हैं। यह व्यवस्था इसमें की गई है। आगे हम लोग बात करेंगे तो इसे मिटाना पड़ेगा। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पंचायत की संरचना पर। जो पंचायत की संरचना है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पंचायत की संरचना। आप लोगों को पता होगा कि पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत हमारे यहाँ लागू किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे त्रिस्तरीय पंचायत है, तो 3 स्तर का पंचायत आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो दोस्तों एक ग्राम स्तर पर आप देखते हैं और एक देखते हैं पंचायत स्तर पर। पंचायत स्तर पर आपको देखने को मिलता है और एक मिलता है जिला स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर जो ग्राम स्तर पर जो पद होता है उसे हम लोग जानते हैं पंचायत, ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, और पंचायत स्तर पर जो होता है उसे पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, और जिला स्तर पर जो होता है उसे हम लोग जिला परिषद के नाम से जानते हैं। परिषद जिसे बोला जाता है जिला परिषद। अगर हम लोग बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत पर जो पद होता है उस पद को हम लोग मुखिया कहते हैं। कहीं कहीं इसे प्रधान भी कहा जाता है, प्रधान भी कहा जाता है। दोस्तों ये ग्राम पंचायत जो है नीचे आकर के वार्ड में विभाजित हो जाता है, अर्थात आप देखेंगे 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, जिसे हम लोग वार्ड बोलते हैं। यह ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर है पंचायत राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई के रूप में आप इसे ले सकते हैं, वार्ड। अब यहाँ पर आप लोग देखिए ये मुखिया या प्रधान दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर ध्यान देंगे इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि मुखिया या प्रधान का जो चुनाव होता है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता इसे स्वयं चुने जाते हैं। अगर इनके कार्य की बात की जाए तो इनका कार्य है ग्राम स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन करना एवं सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना। तो ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना एवं सरकार की रणनीति को लोगों तक पहुंचाना, अर्थात जनता तक पहुंचाना इनका मुख्य कार्य यही है मुखिया जी का। और अगर वार्ड के कार्य की बात करें तो वार्ड स्तर पर विकास के योजनाओं का क्रियान्वयन करना एवं सरकार की रणनीति को जनता तक पहुंचाना, यह काम वार्ड स्तर पर हो जाता है। और ग्राम स्तर पर अब देखा जाता है मुखिया जी होते हैं तो इनको ग्राम स्तर पर का काम है और मुखिया का काम है। आप समझ गए होंगे इसे। अगर हम लोग बात करें जो वार्ड का जो इलेक्शन होता है ये भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर हम लोग बात करें पंचायत समिति की तो देखेंगे पंचायत समिति की बात की जाए तो पंचायत समिति का जो पद होता है यह पद
इस पद का भी चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है या जनता द्वारा सीधे रूप से इसका चुनाव किया जाता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे एक उप मुखिया होता है यहाँ पर ग्राम स्तर पर, जो वार्ड मेंबर द्वारा चुने जाते हैं उप मुखिया को। ठीक है, पंचायत समिति की बात करें हम लोग तो प्रत्यक्ष रूप से ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, और इन समितियों का एक ब्लॉक लेवल में जितना ही ब्लॉक का क्षेत्र होता है उनको मिला करके इनका एक प्रमुख बनाया जाता है, प्रमुख होता है, प्रमुख बनाते हैं। और ये प्रमुख जो चुने जाते हैं यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाते हैं, क्योंकि पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं वे पंचायत समिति द्वारा चुने जाते हैं और ये बैठते हैं ब्लॉक में। देखिए, अगर बात की जाए इसके प्रमुख के कार्य का, तो योजनाओं, देखिए ग्राम स्तर की योजनाओं पर विचार विमर्श करना एवं उसे समेकित कर जिला परिषद को देना, यही काम है पंचायत का, पंचायत समिति का। दोस्तों, यह जो है पद ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्यांतर का कार्य करता है, यानी बीच की कड़ी का काम करता है यह। देखिए, यहाँ पर प्रमुख के अगर कार्य की बात करें तो इसके कार्य के देखेंगे हम लोग, तो ग्राम स्तर पर वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना, वार्षिक योजना विचार विमर्श करना एवं समेकित कर जिला परिषद को देना, यह काम जो है पंचायत समिति का कार्य है। देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा, ये जो प्रमुख का पद होता है ये एक उप प्रमुख भी होते हैं यहाँ पर, तो इसका आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप इसे भी। यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग। देखिए, जिला परिषद की बात की जाए तो जिला परिषद का भी चुनाव जो होता है ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जनता जो है स्वयं इसे चुनती है जिला परिषद को। और एक जिला परिषद का अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष महोदय या अध्यक्ष जी जो होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कार्य की बात करें, जिला परिषद के कार्य के बारे में अगर बात करें तो योजनाओं का समन्वय एवं पर्यवेक्षक करता होता है। योजनाओं का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करता होता है यह जिला परिषद अध्यक्ष। अर्थात यह योजनाएं किस प्रकार से कार्य कर रही है और कार्य कर रही है नहीं कर रही है उसकी जांच भी करवा सकता है और उसमें समन्वय भी बैठा सकता है। यह कार्य जिला परिषद का होता है। अगर इसके कार्य को थोड़ा विस्तार से हम लोग पढ़ें, अगर ध्यान दें, तो ग्रामीण सड़कों का विकास करना और ग्रामीण स्वास्थ्य में वृद्धि करना, जैसे ग्रामीण हॉस्पिटल का जो रख रखाव है उसके बारे में जिम्मेवार जिला परिषद अध्यक्ष होता है और जिला परिषद होता है। और इसी प्रकार से जितने भी ग्रामीण सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है, गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, वे सब के लिए जिम्मेवार ग्रामीण स्तर पर ये अध्यक्ष महोदय होते हैं और जिला परिषद ही इसी प्रकार से होता है। यहाँ तक कि कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए, उसके उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई की व्यवस्था, ये सब के लिए जिम्मेवारी ही है। ग्रामीण स्तर पर जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए जिम्मेवारी यही है। बस इतना आप ध्यान रखिए, यही इनका कार्य है। अगर बात करें, यहाँ पर एक और पद होता है जिसे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ पर ग्राम पंचायत में एक पद का निर्माण किया गया हुआ है और यहाँ पर एक कार्य और है, एक पोस्ट और यहाँ पर दिया गया है जिसका नाम है ग्राम कचहरी। ये ग्राम कचहरी इसे बोला जाता है, या न्याय कचहरी भी हम लोग बोलते हैं इसे। न्याय कचहरी के नाम से भी इसे कहीं कहीं जाना जाता है। दोस्तों, ग्राम कचहरी जो है इसमें आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सरपंच जी होते हैं, सरपंच ग्राम पंचायत स्तर पर होते हैं। और ये जब वार्ड मेंबर में डिवाइड होता है,
बंटता है तो वार्ड में यहाँ से पंच चुने जाते हैं। पंच अर्थात जितने भी ग्राम पंचायत में वार्ड होंगे वहाँ से पंच चुने जाएंगे। जितने भी वार्ड की संख्या होगी उस पंचायत में उतने ही वार्ड में पंच होंगे और ये पंच की सहायता से ही सरपंच जी न्याय कचहरी को चलाते हैं और अपना फैसला देते हैं। यहाँ पर न्याय कचहरी में दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के मामले को देखा जाता है। दीवानी मामले की अगर बात की जाए तो दीवानी मामला उसमें जिसमें दंड का प्रावधान किया गया हो, और फौजदारी मामला जिसमें सजा का प्रावधान किया गया हो तो वो फौजदारी मामला कहलाता है। जिसमें सजा का प्रावधान है वह फौजदारी मामला, और दीवानी मामला जिसमें दंड का प्रावधान है। या सीधे इस आप ऐसे समझे अच्छा रहेगा दोस्तों। लेकिन न्याय कचहरी में जो ग्राम कचहरी है इसमें 10,000 से अर्थात 10,000 से ज़्यादा का मामला नहीं सुना जा सकता है। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा के मामले को यहाँ पर नहीं सुना जाता है। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आप इसे ध्यान में रखेंगे। और बस दोस्तों देखिए, ग्राम पंचायत में मुखिया, समिति और जिला परिषद, देखिए अगर बात की जाए तो देखिए वार्ड में अगर मान के चलिए कि यहाँ पर नल की आवश्यकता है तो सारे वार्ड मेंबर होंगे, जो भी 10-12 वार्ड की संख्या होगी पंचायत की, तो ये सब से मुखिया जी जो है मांगेंगे कि कितनी ज़रूरत है नल की आपके वार्ड में। और ये अगर टोटल एक पंचायत में अगर 10 नल की ज़रूरत है तो ये मुखिया जी के पास जाएगा और यहाँ से ये समिति के पास, समिति से प्रमुख के पास आएगा और ये समेकित करेंगे और यहाँ से आ जाएगा यह जिला परिषद के पास, अध्यक्ष आते हुए चला जाएगा राज्यपाल के पास। वहाँ से बिल पास होगा और पास होने के बाद यह अध्यक्ष के पास आएगा और यहाँ से सीधा आ जाएगा ब्लॉक में या प्रमुख के पास, समिति के पास। यहाँ से पैसा मिलता है मुखिया जी और मुखिया जी से मिल जाता है वार्ड मेंबर के पास, और वहाँ से वार्ड मेंबर जो है नल की व्यवस्था कर देते हैं अपने अपने वार्ड में, काम ख़त्म। और ऐसा अगर होता रहता तो मज़ा आ जाता। लेकिन 10 नल की एस्टीमेट पास हुई है तो 20 नल भाई पास होंगे और 2 नल लगेंगे। ऐसी व्यवस्था भी देखने को मिलती है। लेकिन छोड़िए, इससे क्या लेना देना आगे। तो हमारा टॉपिक आज यहाँ पर समाप्त होता है, पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।